हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एमकेएस स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। आप लोगों ने जैसे पीछे वाला जो वीडियो थे आप लोगों ने जैसा प्यार दिया वैसे हमको उम्मीद है कि आप लोग भी इस वीडियो को भी वैसे ही देखेंगे और लोगों को यहाँ तक बहुत से लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए, आज का जो आप लोगों का जो लेक्चर है वो कक्षा 8 का पाठ पहला से है। ठीक है, इसमें देखिए जो इतिहास है, कक्षा 8 का इतिहास का पाठ पहला है जिसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। अब देखिए, ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थी इसका आगमन हुआ भारत में। ठीक है, तो देखिए जो यूरोपीय शक्तियां थी इसका भारत में आगमन, यानी कि जो यूरोपीय शक्ति जैसे कि इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, डच हुए, डेनिश हुए, स्पेनिश हुए, ये जितने भी सब थे ये धीरे धीरे किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी रास्ते से होकर के वे भारत में आना शुरू किए। इसी को हम लोग अपने भाषा में कहा गया कि यूरोपियों का भारत में आगमन। इसमें क्या हुआ कि जो व्यापारी थे, खास करके जो उस समय लोग आए थे वो व्यापारी ही थे, दूसरे उन लोगों का कोई दूसरा काम नहीं था। उन लोगों का बस काम था कि एक जगह से वस्तुओं को खरीदिए और दूसरे जगह ले जाकर बेचिए। इसीलिए खास करके इन ग्रुपों को व्यापारी कहा जाता है। और ये जो व्यापारी थे इनका भारत से सिर्फ मसाले का और कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था और इसको अपने यहाँ से भारत से खरीद करके और अपने यहाँ ले जा करके ऊँचे दामों में बेचते थे। इसीलिए उन लोगों को ज़रूरत थी कि हम भारत चलें और भारत से कम यानी कि सस्ते दामों में उसको खरीदें और अपने यहाँ ले जा करके ऊंचे दामों में बेचें। इससे क्या होता था कि वो जितने व्यापारी थे उनको भारत के साथ व्यापार करने में बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, यानी कि फ़ायदा होता था। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया था कि भारत के साथ अपना व्यापार शुरू किया था। मगर क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जब ज़्यादा लालच हो जाता है, ठीक है, तो वो विनाश का कारण बनता है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही हुआ जो अंग्रेजों के साथ हुआ था, बहुत से व्यापारियों देशों के साथ हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इसमें है पहला व्यापारिक मार्ग। देखिए, जो भारत के साथ व्यापारिक मार्ग था पहले तो एक ही था, मगर बाद में चल करके ये 3 हो गया और ये तीनों में से समुद्री मार्ग था। इससे पहले एक मार्ग था जिसका नाम था सिल्क रूट, यानी कि रेशम मार्ग। रेशम मार्ग क्या होता था कि यूरोप से एशिया तक आने के लिए एक रास्ते का उपयोग होता था जिसका नाम रेशम मार्ग था। उस मार्ग से जितने भी व्यापारी थे सबसे ज़्यादा रेशम से बने वस्तुओं का उपयोग या निर्यात या आयात करते थे। इसीलिए उस रास्ते का नाम रेशम मार्ग पड़ा था। और यह रास्ता खास करके यूरोप और एशिया के बीच से होकर के गुजरता था, जो चीन से होते हुए भारत आता था। ठीक है, तो देखिए, तो वो वहाँ से वैसे भारतीय जो जितने भी व्यापारी थे वहाँ से रेशम मार्ग के माध्यम से चीन पहुँचते थे और जो विदेशी व्यापारी थे वो रेशम मार्ग के माध्यम से भारत में आते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो व्यापारिक मार्ग था पहला, जितने भी ये व्यापारिक मार्ग हैं ये सब आप लोगों का ये समुद्र से है ना। तो देखिए, जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जितने भी प्राचीन यानी कि पुराने जो इतिहासकारों हैं उनका मानना था कि ये व्यापारी थे, इन लोग पहले रेशम मार्ग से आए। रेशम मार्ग से आने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। इन लोग क्या करते थे कि कुछ रास्तों को घूमते हुए बहुत दूरी करना पड़ता था। और उसके बाद से क्या हुआ कि इन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग रास्ते से चलते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा समय लगता है, क्यों ना हम लोग समुद्री मार्ग से चलें और जल्दी पहुंच जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे रास्ते का खोज निकाल लिया। उसमें पहला मार्ग था प्रथम मार्ग, फारस की खाड़ी से होते हुए। जब आप लोग कक्षा 8 का प्रथम पाठ देखेंगे तो उसमें पहले ही पेज पे दिया है। ठीक है, आप लोग उसमें देखिएगा कि जो किताब है उसमें मैप में नक्शा में दिया है कि भारत से, उसके बाद से ये वाला फारस की खाड़ी से, उसके बाद से लाल सागर और अलेक्जेंड्रिया, और उसके बाद आगे मिलेगा जो तीसरा मार्ग है मध्य एशिया से। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये बताएंगे एक एकदम पॉइंट टू पॉइंट, आप लोग टेंशन ना लें। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं पहला मार्ग। ठीक है, तो जो प्रथम मार्ग था ये फारस की खाड़ी से होते हुए जाता था। इसमें क्या था कि इस रास्ते से होते हुए बहुत से व्यापारी आते थे, जैसे कि इराक था, तुर्की था, वेनिस और जिनेवा। इसमें और भी बहुत सारे देश थे मगर मुख्य रूप से ये देश थे। ठीक है, जैसे कि इराक हुआ, तुर्की हुआ, वेनिस और जिनेवा और आदि। इसमें ये लोग थे जो फारस की खाड़ी से होते हुए भारतीय व्यापार करते थे। ठीक है, और देखिए अगला दूसरा जो मार्ग था ये था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक। ठीक है, या का होते हुए या उससे होते हुए ये जो मार्ग था इससे खास करके वेनिस और जिनेवा व्यापार करते थे। इसमें थे वेनिस और जिनेवा, इनके साथ और भी देशों थे मगर खास करके उसमें मुख्य ये लोग थे, है ना। उसी प्रकार जो तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप और यूरोपियों के साथ सब जितने भी सभी क्षेत्र थे, क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो इसमें देखा आप लोगों ने देखा कि इसमें भी वेनिस और जिनेवा है, इसमें भी वेनिस और जिनेवा है, इसमें भी वेनिस और जिनेवा था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह निकलता है कि इन तीनों मार्ग से
सबसे ज्यादा व्यापार वेनिस और जिनेवा के व्यापारी करते थे। और इससे क्या होता था कि इन दोनों देशों का व्यापार में जब मुनाफा ज्यादा हुआ, इनके वजह से जो उनके पड़ोसी राष्ट्र थे या जो पड़ोसी देश थे, वो लोग भी सोचे कि हम लोग भी इनके ही साथ चलते हैं और व्यापार करते हैं, है ना। तो ये लोग व्यापार तो कर ही रहे थे, इनके साथ जितने भी व्यापारी थे वो लोग भी इनके साथ आना शुरू कर दिए। वो लोग धीरे धीरे भारत में आए और भारतीय सामानों को यहाँ से कम दाम में खरीद करके और अपने यहाँ ले जाकर के उच्च दामों में बेचना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि उन लोगों का फायदा दोगुना तिगुना होता था। इससे क्या हुआ कि जो पड़ोसी देश थे या पड़ोसी राष्ट्र थे वो लोग भी इनके साथ आए और व्यापार करना शुरू कर दिए। मगर क्या हुआ कि इनमें एक राष्ट्र था, आगे मिलेगा भी, इंग्लैंड, है ना। मगर उससे भी पहले एक राष्ट्र आएगा, आप लोग सुनेंगे, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आने वाले थे और वो भी जल मार्ग से। इससे पहले ये नहीं है कि वो स्थल मार्ग से नहीं आए थे, स्थल मार्ग से आए थे, मगर वो लोग जल के माध्यम से अभी तक नहीं आए थे। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें वो लोग नहीं है, ठीक है। तो जो आएंगे ना, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को आगे बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। तब तक इसको नोट कीजिए, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आप लोगों का अगला उसी का भाग है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब 15वीं शताब्दी तक आप लोगों ने देखा था कि 3 गो राष्ट्र थे, पहला, दूसरा और तीसरा। जब इन राष्ट्रों से ज़्यादा व्यापार होने लगा और मुनाफा ज़्यादा होने लगा, तो उन्हीं राष्ट्रों पे एक छोटा सा एक देश आकर के कब्जा कर लिया। और वह कब्जा 15वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग में 1453 ईस्वी में। क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया पर वो जो रास्ता था ना, वो खास करके कस्तुतुनिया से होकर के गुजरता था। तो क्या हुआ कि जो कस्तुतुनिया था पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। कहाँ से कि इस व्यापार में सबसे ज़्यादा मुनाफा पश्चिमी राष्ट्रों को होता था। अब उसमें क्या था कि जो तुर्क था, तुर्कों ने क्या किया कि उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब देखिए, जब अधिकार कर लिया तो तुर्कों के जो लोग थे, तुर्की, उनके द्वारा अब क्या किया गया कि कुछ प्रावधान रखे गए। उनके द्वारा जो प्रावधान था, उनकी कुछ मान्यताएं थी। उनका पहली मान्यता थी कि अगर तुम लोग कस्तुतुनिया से होते हुए व्यापार करना चाहते हो तो पहला कंडीशन कि इस्लाम धर्म कबूल करो, दूसरा कंडीशन कि व्यापार में हिस्सा दो, तीसरा कंडीशन कि नहीं तो अगर आप लोग हमको व्यापार में हिस्सा नहीं देते हैं तो तुम्हारे नाव को कस्तुतुनिया से अगर होकर के जाएगी तो या तो उसे डुबो दिया जाएगा या तो उसे लूट लिया जाएगा। अब होने वाला क्या था कि जितने भी पश्चिमी राष्ट्र थे या देश थे जो व्यापार में मुनाफा कमा रहे थे और कमाना चाहते थे, अब वो लोग क्या किए कि उन लोगों के अंदर बेचैनी है और उन लोगों ने अपने अपने रास्ते खोजना शुरू कर दिए। उन सभी का मकसद एक ही था, व्यापार करना, ठीक है। मगर क्या था कि रास्ते अलग अलग थे। इसमें देखिए क्या हुआ कि जब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। कारण क्या था कि जो तुर्क था वो कस्तुतुनिया से होकर के आने वाले जो रास्ते थे उसी पे अधिकार कर लिया। अब इसमें क्या था कि जो भारत था और जो यूरोप था, इनके साथ जो व्यापारी संबंध था भारत का, वो तो पूर्ण रूप से बंद हो गया। अब जितने भी पश्चिमी राष्ट्र के व्यापारी थे, अब उन लोगों ने धीरे धीरे भारत आना कम कर दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि कस्तुतुनिया पर जो तुर्कों का अधिकार था, उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरा था। उन लोगों के मन में ये था कि हम लोग व्यापार तो करेंगे मगर ना अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे और ना तो अपने जो व्यवसाय है उसमें हिस्सेदारी देंगे, ठीक है। तो अब उन लोगों में क्या हुआ कि जो जितने भी पुराने संचार माध्यम थे सबको कस्तुतुनिया पे जब अधिकार हो गया तुर्कों ने, तो तुर्कों ने इसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया, बंद कर दिया। अब वो लोग क्या होते थे कि अब इस रास्ते से कोई भी व्यापारी भारत नहीं आ सकता था, है ना। अब देखिए फिर क्या हुआ कि कस्तुतुनिया नगर व्यापार मार्ग का एक मुख्य द्वार था। मेन द्वार जो था ना, यानी कि मुख्य द्वार, वो कस्तुतुनिया से होकर के ही आता था। और होना क्या था, कस्तुतुनिया पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया। कितने ईस्वी में? तो सन 1453 ईस्वी में, लगभग में 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कस्तुतुनिया नामक मार्ग पे जब मुख्य द्वार था, जब इसी पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तो जितने भी पश्चिमी व्यापारी थे उन लोगों ने अपने व्यापार के लिए नए नए प्रकार के मार्गों की खोज करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे जब आप लोगों का अगला है मुख्य समुद्री मार्ग की खोज, ठीक है। अब उन लोगों को व्यापार तो करना था, और मगर क्या था कि स्थल मार्ग से तो आ नहीं सकते थे। कारण क्या था कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था। उन लोगों को बहुत प्रकार के टेंशन और डर भी होता था। पहला कंडीशन कि रास्ता बहुत लंबा हो जाता था, रास्ते कहीं गड्ढे थे, कहीं पे पहाड़ियाँ थी, उन सब से होकर के गुजरना पड़ता था। तीसरा कंडीशन क्या था कि उस रास्ते में बहुत ज़्यादा चोर भी थे, डकैत भी थे, लुटेरे भी थे, जो उनके सामानों को क्या करते थे,
लूट लेते थे या तो मार के छीन लेते थे। इसलिए क्या हुआ कि जो व्यापारी थे उन लोगों ने उचित मार्ग का समुद्र में ही रास्ता खोजने का उन लोगों का निर्णय लिया लास्ट में चल करके। उसमें क्या हुआ कि जो भी उस देश के नागरिक होते थे वो दूसरे देश यानी कि अपने देश से भारत आने के लिए क्या हुआ कि वहां के जितने भी राजा रानी हुआ करते थे उन लोगों से आर्थिक मदद लेकर के उन लोग समुद्री मार्ग से अलग अलग समुद्र से होकर के वो लोग भारत की खोज करने के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग जो समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकले थे तो वहां के जो राजा थे, पहला कंडीशन, राजाओं को जो खोज करने वाले थे उन लोगों ने धन का लालच दिया। कारण क्या था धन का? उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग भारत के साथ व्यापार करते हैं तो भारत के साथ जब व्यापार करेंगे तो हम लोगों को बहुत ज्यादा धन मिलेगा और उस धन से क्या होगा, हम लोगों का राष्ट्र यानी कि देश का विकास होगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? धर्म। धर्म मतलब कि उन लोगों ने कहा अपने राजा या रानी से कि अगर हम लोग दूसरे देश में जाकर के व्यापार करते हैं तो हम लोग धन तो कमाएंगे ही, साथ में अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमारे धर्म को पूरे विश्व में जाना जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या था? ध्वज। ध्वज मतलब कि राष्ट्रीय जो तिरंगा होता है, जो झंडा होता है उसी को। ये तो तिरंगा था। उन लोगों ने कहा कि धर्म के साथ साथ धर्म भी प्रचार करेंगे और अपने देश के जो झंडा है उसको भी चल करके दूसरे देश में प्रचार प्रसार करेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे धर्म के हमारे जो ध्वज है या हमारे राष्ट्र से बहुत से जो देश हैं वो परिचित होंगे। इससे क्या होगा कि पूरे विश्व में हमारे देश का नाम होगा। ये सब देखते हुए उस देश के जो भी राजा या रानी थे या वहां के जो भी मुख्य व्यक्ति था, है ना, उन लोगों ने इनको क्या किया, व्यापार करने की अनुमति दे दी। उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों को पैसा, धन, जो भी खाने पीने वाली वस्तु थी दे करके उन लोगों को अपने देश से रवाना किया। उसमें क्या था कि खास करके उस समय राष्ट्रीय खोज करने के लिए दो देश आगे निकले थे, एक था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन, है ना। तो इसको तब तक आप लोग देख लीजिए, आप लोग नोट कीजिए, आगे थोड़ा सा है अभी बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या पहला पॉइंट है कुतुबनुमा, उसके बाद है कोलंबस और उसके बाद वास्को डी गामा। तो पहले देखते हैं हम लोग कुतुबनुमा। आखिर में कुतुबनुमा है क्या? तो कुतुबनुमा एक ऐसा यंत्र था जिसके माध्यम से व्यापारी दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे जब वे लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे तब। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? कुतुबनुमा, ऐसा यंत्र जिसका उपयोग व्यापारियों द्वारा समुद्र में व्यापार करते समय दिशा की ज्ञान प्राप्त करते थे। दिशा की ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है। यानी कि जो कुतुबनुमा था एक ऐसा यंत्र था जिसका उपयोग व्यापारियों द्वारा समुद्र में व्यापार करते समय दिशा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अब देखिए, तो ये जो था ना, ये व्यापार में सबसे अहम योगदान निभाया था कुतुबनुमा उस समय, है ना। और ये जो कुतुबनुमा था ये चुंबकीय सिद्धांत पे आधारित था। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक धागे में बांध करके अगर लटकाया जाए तो उसका जो पोल होते हैं, एक नॉर्थ यानी कि उत्तरी दिशा और एक होता है दक्षिण दिशा, ये दोनों दिशाओं में जाकर के एकदम स्थिर हो जाता है। तो इसी का ये लोग उपयोग करते थे, उसी को हम लोग कुतुबनुमा बोला गया, जिसका उपयोग व्यापारी करते थे अपने रास्ते की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, अब अगला व्यक्ति था कोलंबस। देखिए ये जो कोलंबस था ये था स्पेन का नाविक कोलंबस।
कोलंबस सन 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में अमेरिका नामक देश का खोज किया था। देश का खोज किया। देश का खोज किया। तो यहाँ से आप लोग ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप लोगों को नोट करने के योग्य। कह रहा है कि स्पेन का नाविक कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका नामक देश की खोज किया था। जब वे, ये देखिए, ये जो कोलंबस था ये भी भारत की खोज के लिए ही निकला था, मगर क्या हुआ था कि इसके रास्ते भटकने के कारण ये भारत न पहुंच करके अमेरिका पहुंच गया था, है ना। और जब ये अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका के लोगों को अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन नाम से संबोधित किया। संबोधित किया। इस प्रकार से हुआ कोलंबस था, स्पेन का नाविक था जो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था। जब ये अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका के लोगों को इन्होंने रेड इंडियन के नाम से क्या किया था, संबोधित किया था। अब आइए अगले पॉइंट पे, अब है वास्को डी गामा। तो जो वास्को डी गामा था, है ना, ये था पुर्तगाल का। देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। पुर्तगाल का निवासी था जो सन 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। ठीक है। तो ये देखिए जो वास्को डी गामा था ये पुर्तगाल का निवासी था जो 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया था। और देखिए जो वास्को डी गामा था, ये भारत के वास्को डी गामा, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है आप लोगों को नोट करने के लिए। भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था। उस समय जब ये कालीकट नामक बंदरगाह पे उतरा था तो उस समय कालीकट का एक शासक था जिसका नाम जमोरिन था, है ना। जमोरिन इसका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया। तो देखिए उस समय कालीकट का शासक जमोरिन हाँ वास्को डी गामा का वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। अब देखिए इतना पहला कुतुबनुमा क्या था, ऐसा यंत्र जिसका उपयोग नाविक व्यापारियों द्वारा समुद्र में
व्यापार करते समय दिशा का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता था। और उसके बाद आया कोलंबस। जो कोलंबस था यह स्पेन का निवासी था, यह नाविक था एक, जो 1492 ईस्वी में अमेरिका नामक देश की खोज किया था और यह अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया था। उसी प्रकार आते हैं वास्को डिगामा। वास्को डिगामा क्या था? यह पुर्तगाल का निवासी था जो 1498 ईस्वी में भारत की खोज की और भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था या आया था, है ना। और उस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन था, जो वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। इसके बाद अभी आगे जानना हम लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी इसमें प्रश्न पूछना है, ठीक है, आप लोग इसमें से जितना भी प्रश्न पूछना आप लोग पूछ सकते हैं। और जो भी आप लोगों को डाउट है आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में हमारे यहाँ तक पहुँचाइए और हम आपकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिए आज तक यहीं तक। और जाने से पहले हम आप लोगों को एक बताना चाहते हैं कि आप लोग हमारे ये जो फेसबुक पे आईडी है, ठीक है, MK स्टडी वर्ल्ड, उसको और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कैसे कि हम लोगों का जो भी नोटिफिकेशन होगा आप लोग यहाँ तक आसानी से पहुँच जाएगा और आप लोग एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अंत में यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि सभी लोगों, और ये भी एक बात याद रखिएगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्त को भी ये जितनी भी जानकारी है उसको भी उसके पास तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।